हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। होम साइंस स्टूडेंट के लिए हम लेकर आए हैं आपके मास्टर प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम कवर कर रहे हैं आपके होम साइंस के 5 ब्रांचेस को। यानी जैसे आपके आते हैं फूड न्यूट्रिशन से क्वेश्चन, वहीं टेक्सटाइल से रिलेटेड, आपके ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड एंड एक्स्ट्रा और भी। तो यहाँ पे लगातार ये जो सेशन होंगे, इसमें हम ये जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। एंड साथ में ही जो आने वाले सेशन है उसमें हम रिवीजन क्लास लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम आपके हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपकी एक तरीके से थ्योरी रिवीजन क्लास होगी, जिसके माध्यम से अभी तक आपने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उनका एक तरीके से आपका ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा। तो ये जो आपकी प्रैक्टिस सेशन है, इसमें आपके PYQ के साथ साथ जो नए क्वेश्चंस आने की संभावना है वो भी आपके ऐड किए गए हैं। क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक बने रहिएगा। ये सेशन पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले देखिएगा, आपके जानते हैं 5 आपकी मुख्य शाखाएं हैं, जैसे आपका खाद्य और पोषण हो गया यानी फूड और न्यूट्रिशन, वहीं मानव विकास, वस्त्र और परिधान विज्ञान, आपका पारिवारिक संसाधन प्रबंधन और विस्तार, शिक्षा और संचार। इनसे रिलेटेड हम लोग लगातार ये जो प्रैक्टिस सेशन है ये करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका पहला प्रश्न पूछा गया है वो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य सरलीकरण यानी वर्ग सिंप्लीफिकेशन तकनीकी का उदाहरण है जो पारिवारिक संसाधन प्रबंधन यानी फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट शाखा के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा। अब देखते हैं इसके जो ऑप्शंस हैं उनमें क्या कहा जा रहा है। ऑप्शंस हैं, भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए विभिन्न मसालों का मिश्रण। बी है, बच्चों के विकास के चरणों को समझना और उनके अनुसार खिलौना खरीदना। सी है, रसोई के उपकरणों को इस प्रकार व्यवस्थित करना जिससे काम करने में कम समय और ऊर्जा लगे। एंड डी है, ग्रामीण महिलाओं को नए बुनाई पैटर्न सिखाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन करना। ये आपके ऑप्शंस हैं और ये रहा आपका क्वेश्चन। एक बार फिर से आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और फिर बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, ये आपके रहे ऑप्शन। तो यहाँ अगर हम बात करें स्टूडेंट करेक्ट आंसर की, सो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रसोई के उपकरणों को इस प्रकार व्यवस्थित करना जिससे काम करने में कम समय और ऊर्जा लगे, यानी टाइम एंड जो आपकी एनर्जी है उसे एक तरीके से बचाना है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पूछा गया है, गोल्डन राइस में कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जो आपका गोल्डन राइस है उसमें कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है जो बच्चों में अंधापन रोकने में सहायक है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं विटामिन सी, बी है आपका विटामिन ए, सी है आपका आयरन और डी है आपका फोलिक एसिड। गोल्डन राइस में कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है जो बच्चों में अंधापन रोकने में सहायक है। एंड आप जानते हैं इसका आंसर क्या है, विटामिन ए। ठीक है, जिनकी कमी से रतौंधी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, जिनसे धीरे धीरे क्या हो जाता है, व्यक्ति अंधा हो जाता है। याद रखेंगे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खाद्य और पोषण से रिलेटेड है। एंड क्वेश्चन पूछा गया है कि भोजन विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया क्लास्ट्रोडियम जो आपका बोटुलिनम है वो मुख्य रूप से किस प्रकार के खाद्य पदार्थों में विकसित होता है। एंड आपके ऑप्शंस हैं ताजे फल और सब्जियां, बी है आपका एसिडिक खाद्य पदार्थ, सी है ठीक से डिब्बा बंद प्रोसेस्ड ना किए गए कम एसिड वाले खाद्य पदार्थ, एंड डी है उच्च चीनी वाले जैम और जेली। क्वेश्चन है आपका एंड बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ज़्यादा छोटा कर दूंगी तो शायद आपको दिखाई भी नहीं देगा, इसलिए थोड़ा सा ऑप्शन ए बी सी तक यहाँ देख लीजिए, फिर मैं नीचे कर देती हूँ, फिर आप ऑप्शन देखिए, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ठीक से डिब्बा बंद प्रोसेस्ड ना किए गए कम एसिड वाले खाद्य पदार्थ। ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर सी है। तो यहाँ पे जो आपकी बैक्टीरिया हैं, एक एनारोबिक यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पनपने वाले बैक्टीरिया है जो डिब्बा बंद और कम अम्लीय जो आपके वातावरण है उनमें पनपता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मानव विकास से रिलेटेड है, जो आपसे पूछा गया है जीन पियाजे जी से। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह चरण जहां बच्चा प्रतीकात्मक सोच और अहम केंद्रितवाद प्रदर्शित करता है, कौन सा आपका ये स्टेज है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। तो जो जीन पियाजे महोदय जी हैं, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया है। उन्होंने 4 स्टेजेस उसमें से बताई हैं। उन 4 स्टेजेस में से ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा प्रतीकात्मक सोच और अहम केंद्रितवाद जैसी जो चीज़ें हैं वो प्रदर्शित करता है। ठीक है, एंड आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं आपके संवेदीगामक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मूल संक्रियात्मक अवस्था, और डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो बताइएगा प्रतीकात्मक और अहम केंद्रवाद एगोसेंट्रिज्म जो है आपका, वो बच्चे में कब प्रदर्शित होना शुरू होता है, किस आपके स्टेज में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो स्टेज है वो है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो स्टेज है ये 2 से 7 वर्ष की होती है, जिसमें प्रतीकात्मक खेल और भाषा के विकास की विशेषताएं होती है, लेकिन बच्चा अभी भी अपने दृष्टिकोण में ही दुनिया को देखता है। ठीक है, मतलब उसको लगता है जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही सारे लोग सोचते हैं, वैसे ही दुनिया काम करती है, कहने का मतलब ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ह्यूमन डेवलपमेंट से ही है, पूछा गया है आपका जनसंख्या लाभांश की अवधारणा का तात्पर्य जनसंख्या की उस संरचना से है जिसमें, ठीक है, जिसमें क्या है आपके ऑप्शंस, जिसमें बच्चों और वृद्धों का अनुपात अधिक होता है, बी है कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या आश्रित जनसंख्या से अधिक होती है, सी है पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक होती है, और डी है शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। तो बताइएगा जनसंख्या लाभांश की अवधारणा का तात्पर्य जनसंख्या की उस संरचना से है जिसमें, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या आश्रित जनसंख्या से अधिक होती है। ऑप्शन बी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन जो आपका 6 है, आपका वस्त्र और परिधान विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है आपका, प्राकृतिक रेशों में सबसे मजबूत रेशा कौन सा है जो गीली अवस्था में अपनी ताकत और भी बढ़ा देता है। ठीक है, अगर गीली अवस्था में रहा तो उसकी ताकत और बढ़ जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं ऊन, बी है आपका रेशम, सी है नायलॉन, और डी है कपास। तो वस्त्र और जो आपके परिधान डिजाइन से क्वेश्चन आया है कि प्राकृतिक रेशों में सबसे मजबूत रेशा कौन सा है जो गीली अवस्था में अपनी ताकत और भी बढ़ा देता है, एंड इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका कपास, यानी आपका कॉटन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तो कपास यानी कॉटन एक सेलुलोजिक आपका फाइबर है जो गीला होने पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण लगभग 20% तक मजबूत हो जाता है, जबकि प्रोटीन फाइबर जैसे ऊन रेशम हो गीले होने पर वो कमजोर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वस्त्र और परिधान डिजाइन से ही है, ठीक है, विज्ञान से है। वस्त्रों की धुलाई के बाद कपड़े के सिकुड़ने को रोकने के लिए कौन सी परिसज्जा दी जाती है। तो वस्त्रों की धुलाई के बाद कपड़े के सिकुड़ने को रोकने के लिए कौन सी परिसज्जा दी जाती है, यानी कौन सी फिनिश दी जाती है, एंड आपके ऑप्शंस हैं मॉइस्चराइजिंग, बी है आपका श्रिंकेज नियंत्रण परिसज्जा, सी है आपका टेंटरिंग, और डी है आपका कैलेंडरिंग। तो देखिएगा वस्त्रों की धुलाई के बाद कपड़े के सिकुड़ने को रोकने के लिए कौन सी परिसज्जा दी जाती है, ये आपसे पूछा गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी श्रिंकेज नियंत्रण परिसज्जा। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आप जानते हैं ये परिसज्जा जिसमें सेंट्रोराइजिंग भी शामिल है, कपड़े के आयामों को स्थिर करके धोने के बाद सिकुड़न को रोकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पारिवारिक संसाधन प्रबंधन से रिलेटेड है एंड आपका क्वेश्चन पूछा गया है निकिल एंड आपका जो डॉर्सी है उनके द्वारा दिए गए पारिवारिक निर्णय प्रक्रिया यानी फैमिली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का सबसे तार्किक क्रम क्या है। तो निकिल और डॉर्सी के अनुसार जो पारिवारिक निर्णय प्रक्रिया है उसका आपको क्रम बताना है एंड आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं आप सभी के सामने। सो देखिएगा, ऑप्शन पहले में है योजना, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। बी में है लक्ष्य की पहचान, विकल्पों को खोजना, विकल्पों का मूल्यांकन और निर्णय लेना। सी में है इनपुट, थ्रूपुट, आउटपुट, फीडबैक एंड डी में है उद्देश्य निश्चित करना, मानकों का निर्धारण, योजना का कार्यान्वयन और परिणामों की जांच। तो बताइएगा निकिल और डॉर्सी के द्वारा पारिवारिक निर्णय जो आपका प्रक्रिया है उसका जो तार्किक क्रम है वो कैसे लगेगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, लक्ष्य की पहचान, विकल्पों की एक तरीके से विकल्पों को खोजना, विकल्पों का मूल्यांकन एंड देन आपका लास्ट में निर्णय लेना आपका शामिल है। ठीक है, तो यानी लक्ष्य की पहचान, विकल्पों का खोजना, विकल्पों का मूल्यांकन और निर्णय लेना शामिल है। ठीक है, जहां सबसे पहले समस्या को पहचाना जाता है, फिर समाधानों का विश्लेषण किया जाता है और अंत में एक चयन किया जाता है। तो ये पूरा क्रम से इनका प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका पारिवारिक संसाधन प्रबंधन से रिलेटेड है। कार्य सरलीकरण यानी वर्क सिंप्लीफिकेशन की तकनीकें निम्नलिखित में से किस कारक को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। आपके ऑप्शंस हैं पारिवारिक आय, बी है मानव संसाधन, सी है गैर मानव संसाधन और डी है उपभोक्ता अधिकार। कार्य सरलीकरण की तकनीकें निम्नलिखित में से किस कारक को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका करेक्ट आंसर होगा मानव संसाधन। ऑप्शन जो बी है ह्यूमन रिसोर्सेस, ये आपका सही आंसर है। चलेगा, तो यहाँ पे कार्य सरलीकरण का जो प्राथमिक लक्ष्य है वो व्यक्ति की जो ऊर्जा है यानी एनर्जी और जो उसका समय है वो मानव संसाधन कुशल उपयोग करके काम को आसान एक तरीके से बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विस्तार, शिक्षा और संचार से पूछा गया है। क्वेश्चंस क्या है आपके सामने। क्वेश्चन है संचार प्रक्रिया यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस में गेट कीपर की भूमिका क्या होती है। ठीक है, एंड जो आपके ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस हैं केवल प्रेषक द्वारा संदेश को एनकोड करना, बी है सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करना और यह तय करना कि क्या संदेश बाहर जाएगा, सी है संदेश को समझकर उसे आंतरिक बनाना और डी है संपूर्ण संचार प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करना। विस्तार, शिक्षा और संचार प्रक्रिया में गेट कीपर की क्या भूमिका होती है वो आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका जो आपका राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करना और यह तय करना कि क्या संदेश बाहर जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो गेट कीपर वह व्यक्ति या समूह है जो चैनल में सूचना के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से है कि विस्तार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य दर्शन क्या है जिसके आधार पर इसका संपूर्ण कार्यक्रम संचालित होता है। तो जो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन है उसका मुख्य दर्शन क्या है जिसके आधार पर उसका मतलब इसका संपूर्ण जो कार्यक्रम है वो संचालित होता है। एंड आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं आपके लाभार्थी को सरकारी योजनाओं का पालन करने के लिए मजबूर करना, बी है लोगों की सहायता करना ताकि वे स्वयं अपनी सहायता कर सकें, सी है केवल उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को ही प्रशिक्षण देना और डी है पारंपरिक ज्ञान को पूरी तरह से नकार कर आधुनिक तकनीकों को लागू करना। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 11 का करेक्ट आंसर क्या जाएगा। तो इसका जो स्टूडेंट राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, लोगों की सहायता करना ताकि क्या हो वो अपनी सहायता कर सके। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 12
राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, बी है मुंबई, सी है हैदराबाद और डी है कोलकाता। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान, ठीक है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी NIN कहाँ स्थित है? सो ये जो आपका है ये है आपका हैदराबाद। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, हैदराबाद। ओके, तो हैदराबाद राष्ट्रीय पोषण संस्थान भारत में पोषण अनुसंधान और संबंधित जो सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों के लिए शीर्ष निकाय है, जिसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा विटामिन प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है और रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? एंड जो आपके ऑप्शंस हैं वो है विटामिन डी, बी है विटामिन सी है विटामिन 12 और डी है विटामिन के। कौन सा विटामिन प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है और रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सो ऑप्शन जो है आपका डी यानी विटामिन के ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में वसा यानी फैट किस रूप में जमा होती है? आपके ऑप्शन हैं ग्लाइकोजन, बी है अमीनो एसिड, सी है एडिपोस ऊतक और डी है आपका प्लाज्मा प्रोटीन। तो मनुष्य के शरीर में जो आपकी वसा है यानी फैट है वो किस रूप में जमा होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एंड आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी एडिपोस ऊतक। ऑप्शन सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। तो एडिपोस जो ऊतक है वसा शरीर में एडिपोस ऊतक के रूप में आपका एक तरीके से जमा होती है, जो ऊर्जा भंडारण, इंसुलिन और अंगों की एक तरीके से सुरक्षा करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। हम लोग फास्ट तरीके से इसलिए कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम कर सकें। किस पोषक तत्व की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर नामक रोग होता है, जिसकी विशेषता पेट का फूल जाना, ठीक है, या फूला हुआ और एक तरीके से एडीमा जैसा चीज़ है ना, जिसका पेट का फूला होना और एडीमा है। तो बताइएगा, आपके ऑप्शंस हैं प्रोटीन, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है विटामिन ए एंड डी है आपका फैट यानी वसा। क्वाशियोरकर नामक रोग होता है जिसकी विशेषता पेट का फूला होना और एडीमा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए प्रोटीन। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। गेहूं के आटे में ब्रेड या रोटी बनाने के लिए आवश्यक ग्लूटेन नामक चिपचिपा पदार्थ बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन आपने समझा। गेहूं के आटे में ब्रेड या रोटी बनाने के लिए आवश्यक ग्लूटेन नामक चिपचिपा पदार्थ बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? एंड आपके ऑप्शन है वसा, बी है चीनी, सी है पानी और डी है आपका नमक। बताइएगा आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पानी, वाटर। ठीक है, तो पानी एक तरीके से, ठीक, इसका राइट आंसर है। तो गेहूं के आटे में पानी मिलाने और गूंथने पर इसमें जो मौजूद प्रोटीन है, ठीक है, यानी ग्लाइडिन और ग्लूटेनिन मिलकर ग्लूटेन बनाते हैं, जो आटे को लोच और एक तरीके से स्ट्रक्चर प्रदान करता है। क्वेश्चन 17 है आपके सामने। भोजन संरक्षण यानी फूड प्रिजर्वेशन की वह कौन सी विधि है जिसमें खाद्य पदार्थ को लगभग 63 डिग्री सेल्सियस से 72 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है, ताकि रोगजनक जीव जो आपके सूक्ष्म जीव हैं उनको एक तरीके से नष्ट किया जा सके? एंड आपके ऑप्शंस हैं फ्रीजिंग, बी है पौष्टिरीकरण, सी है आपका स्टेरिलाइजेशन और डी है कैनिंग। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और फिर बताएं कि आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका स्टूडेंट जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी पौष्टिरीकरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये विधि जिसे लुई पॉस्चर ने विकसित किया था, दूध और पेय पदार्थों में हानिकारक जो बैक्टीरिया हैं उनको नष्ट करने के लिए यूज किया जाता है।
क्वेश्चन 18 है, एक संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट में प्रोटीन से प्राप्त कैलोरी की प्रतिशतता आमतौर पर कितनी होनी चाहिए? 5 से 10%, 10 से 15%, 25 से 30% या फिर 40 से 50%। तो एक संतुलित आहार में प्रोटीन से प्राप्त कैल्शियम की प्रतिशतता आमतौर पर कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका ऑप्शन बी 10 से 15%। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो आमतौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन जो आपके WHO हैं, कई पोषण दिशा निर्देश के अनुसार कुल दैनिक कैलोरी का लगभग 10 से 15% प्रोटीन से आना चाहिए, 55 से 65% कार्बोहाइड्रेट से और 20 से 30% आपका वसा से। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों को सुखाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या हटाया जाता है? ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है वसा, सी है नमी पानी या फिर डी है विटामिन और खनिज। सो इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी नमी या पानी, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में कौन सा आहार रेशा सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है? एंड आपके ऑप्शंस हैं घुलनशील रेशा, बी है अघुलनशील रेशा, सी है सेलुलोज और डी है हेमी सेलुलोज। तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में कौन सा आहार रेशा सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका घुलनशील रेशा, ऑप्शन ए इसका क्या है राइट आंसर है। ओके, सो क्वेश्चन है आपका, एक वयस्क भारतीय महिला के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा अनुशंसित दैनिक आयरन की आवश्यकता कितनी है? 10 मिलीग्राम, 15 मिलीग्राम, 29 मिलीग्राम या फिर 40 मिलीग्राम। 21 का जो आपका राइट आंसर वो है आपका सी 29 यानी 29 मिलीग्राम, ऑप्शन सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे एक संदर्भ यानी रेफरेंस भारतीय वयस्क महिला यानी 20 से आपका 35 वर्ष के लिए अनुशंसित आहार भत्ता आपका क्या है 29 मिलीग्राम प्रतिदिन है। ठीक है, यह मान गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था का मुख्य संकट क्या है? आपके ऑप्शंस हैं विश्वास बनाम अविश्वास, बी है पहल बनाम अपराध बोध, सी है पहचान बनाम भूमिका भ्रम और डी है अंतरंगता बनाम अलगाव। तो क्वेश्चन 22 में एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था का जो मुख्य संकट है वो क्या है? इस क्वेश्चन को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जो कि है आपका पहचान बनाम आपका भूमिका भ्रम यानी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा वर्णित पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता नहीं है? तो यानी जो आपका प्री ऑपरेशनल जो आपका स्टेज है तो उसमें कौन सी ऐसी विशेषता है जो बच्चे की उस स्टेज में नहीं होती है? आपके ऑप्शंस हैं अहम केंद्रितवाद, बी है प्रतीकात्मक कार्य, सी है संरक्षण का अभाव और डी है वस्तु स्थायित्व। तो बताइएगा, अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें हमने अहम केंद्रितवाद और आपका प्रतीकात्मक जो चीज़ें हैं उसके बारे में ऑलरेडी बात की है। तो ये तो आपको साफ साफ पता है कि ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो विशेषता है, बाकी कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। तो जो आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस है ये आपका सेंसरी मोटर स्टेज में आता है, तो वस्तु स्थायी तो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, बच्चों में समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? स्कूल है, बी है आपका परिवार, सी है आपका मित्र समूह और डी है आपका मीडिया। सो ये जो आपका इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है, सो इसका आप सभी करेक्ट आंसर जानते हैं, वो है आपका फैमिली यानी परिवार, फैमिली। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 25 क्वेश्चन है, शारीरिक विकास
ठीक है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट के संदर्भ में वह सिद्धांत जो बताता है कि विकास सिर से पैर की ओर यानी हेड टू टो होता है, क्या कहलाता है। अगर विकास सिर से पैर की ओर होता है तो उसे किस नाम से एक तरीके से जानते हैं। ठीक, तो आपका है सेफेलोकॉर्डल प्रवृत्ति, बी है प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रवृत्ति, सी है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया और डी है अंतर संबंधित विकास। तो जो आपका हेड टू टो होता है यानी सिर से पैर की ओर जो विकास होता है उसे आप क्या कहते हैं, उसे आपका कहा जाता है सेफेलोकॉर्डल प्रवृत्ति। ऑप्शन जो है आपका ए आपका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले बच्चा अपने सर पर नियंत्रण करना शुरू करता है, फिर बाद में अदर अंगों को। नेक्स्ट है आपका जन्म के समय शिशु का औसत वजन कितना होता है। 1.5 kg, 2.0 kg, सी है 2.5 kg से 3.5 kg एंड 4 है आपका यानी डी 4.0 kg से 5.0 kg। तो जन्म के समय शिशु का जो औसत वजन है वो कितना होता है। सो वो होता है आपका 2.5 से 3.5। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। बच्चे के गत्यात्मक विकास में स्थूल गामक कौशल का उदाहरण क्या है। तो बच्चे के गत्यात्मक विकास यानी मोटर डेवलपमेंट में स्थूल गामक कौशल यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स का उदाहरण क्या है। बटन लगाना, बी है दौड़ना और कूदना, सी है पेंसिल पकड़ना एंड डी है मोती पिरोना। तो जो 27 है उसका स्टूडेंट जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा ये आपको बताना है एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका दौड़ना और कूदना। बटन लगाना, पेंसिल पकड़ना, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपका फाइन मोटर स्किल में आता है, ना कि ग्रॉस। ग्रॉस में क्या होता है, बड़ी मसल्स का यूज़ होता है एंड जो फाइन है उसमें छोटी मसल्स का इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28। पूछा गया है वह अवधि कौन सी है जिसे तूफान और तनाव की अवधि कहा जाता है और जो तीव्र शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन में चिन्हित होती है। तो ये स्टेनले हॉल महोदय जी ने कहा था, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। प्रारंभिक बचपन, बी है किशोरावस्था, सी है मध्य बचपन और डी है वृद्धावस्था। सो एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा, बताइएगा आंसर क्या होगा। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आपका किशोरावस्था आता है यानी अडोलसेंस। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट है। जैसे मैंने कहा स्टेनले हॉल महोदय जी ने इसे आपका तूफान और जो तनाव है उसकी अवस्था कहा है। नेक्स्ट है 29। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास यानी मॉरल डेवलपमेंट के सिद्धांत में वह स्तर जहां व्यक्ति समाज के कानूनों और नियमों के अनुसार व्यवहार करता है क्या कहलाता है। तो लॉरेंस जो कोहलबर्ग हैं उनके जो नैतिक विकास यानी मॉरल डेवलपमेंट के सिद्धांत में वह जो स्टेज जहाँ पे व्यक्ति समाज के जो आपके एक तरीके से सोशल जो आपके रूल्स वगैरह हैं, जो वैल्यूज़ वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से उस तरीके का बिहेव करना शुरू करता है तो उसको क्या कहा जाता है। तो उनकी अलग अलग स्टेजेस हैं, जैसे आपका हुआ पूर्व पारंपरिक स्तर हो गया, बी है आपका पारंपरिक स्तर, सी है आपका उत्तर पारंपरिक स्तर और डी है आपका अमूर्त स्तर। तो इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो यहाँ अगर हम बात करें तो ये जो है आपका इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कन्वेंशनल लेवल यानी पारंपरिक स्तर। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जो आपका पारंपरिक स्तर है इसमें आमतौर पर किशोरावस्था होती है यानी एडोलसेंस होता है। तो व्यक्ति समाज के जो नियम्स हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस बने हैं उनका पालन इसलिए करता है ताकि वह अच्छा दिख सके और सामाजिक व्यवस्था भी बनाए रख सके। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। ऑप्शंस हैं कठोर अनुशासन, बी है समृद्ध और प्रेरक वातावरण, सी है अत्यधिक संरचित के खेल एंड डी है आपका केवल शारीरिक गतिविधि। तो बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है ये आपको बताना है एंड इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है समृद्ध और प्रेरक वातावरण। जो आपका इन्वॉल्वमेंट है वो ऐसा होना चाहिए।
सो स्टूडेंट, ये रही आज की क्लास। आई होप आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। लगातार हम ऐसे सेशन लाते रहेंगे जिनसे आपके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो भी आपके साथ साथ में कवर होते रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।